नमस्कार। आज एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जिहादी इस्लामिक मुल्कों से आए शरणार्थियों को कोई भी मुस्लिम देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। लाखों की तादाद में शरणार्थी बन चुके फिलिस्तीनी, अफगानी, सीरियाई और रोहिंग्या मुस्लिमों को अमीर इस्लामिक मुल्कों ने अपनाने से इनकार कर दिया है। हाल ऐसा है कि इन बेबस मुस्लिम शरणार्थियों की मुसीबत में इस्लामिक देश साथ नहीं दे रहे हैं। अफगानिस्तानियों को तो शरण से रोकने के लिए ईरान दीवार तक खड़ी कर रहा है। अफगानिस्तान बीते कई दशकों से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। कभी वहां आतंकवाद चरम पर होता है तो कभी अमेरिकी सेनाओं के ऑपरेशन चलते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा जमा रखा है और इसके चलते बड़े पैमाने पर शांति की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं। लाखों अफगानी बीते सालों में ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों में पलायन कर चुके हैं। इन अफगानियों का एक ही मकसद है कि कहीं सुकून की जिंदगी मिले और 2 वक्त की रोटी सुविधा के साथ खा सकें। इसी लाचारी और बेचारगी के चलते सुकून की जिंदगी के लिए तेजी से पलायन हो रहा है। यह संख्या इतनी अधिक है कि अब ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क भी परेशान हो गए हैं। हालात यह है कि ईरान ने अफगानिस्तान से लगती अपनी सीमा में दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। ईरान ने हाल में अफगानिस्तान से लगने वाली अपनी पूर्वी सीमा पर 10 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार ऐसे इलाके में खड़ी की गई है जहां से बड़ी संख्या में अफगानी ईरान के अंदर दाखिल हो रहे थे। ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी दीवार बना दी गई है। 50 किलोमीटर दूरी तक और दीवार बनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि ईरान की अफगानिस्तान के साथ सीमा लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। ईरान में एंट्री करना आसान है और इसके लिए किसी वीजा आदि की जरूरत नहीं समझते। ईरान का कहना है कि उसके सीमांत इलाकों में मूल लोगों के मुकाबले अफगानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 40 सालों में इलाके की डेमोग्राफी ही चेंज हो गई, जो चिंता की बात है। आमतौर पर 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के नियंत्रण के बाद इन लोगों के पलायन की दर बढ़ गई। ईरानी संसद के पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम शरणार्थियों में 60 से 70 लाख के करीब आबादी हो सकती है। ये हाल केवल ईरान का नहीं है, बल्कि इस्लामिक एकता की बात करने वाले तुर्की और मिस्र का भी है, जो अफगानियों को रोकने के लिए दीवार खड़ा कर रहे हैं। तुर्की ने भी 2021 में ईरान से लगने वाली सीमा पर दीवार खड़ा कर दिया। इसका मकसद भी यही था कि अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को रोका जा सके। अधिकांश अरब देशों ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नागरिकता देने से ही इंकार कर दिया। केवल जॉर्डन ने मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने में नरमी दिखाई, जहां अधिकांश लोगों को नागरिकता और नागरिकों के समकक्ष अधिकार प्राप्त है। 2007 के एक अध्ययन में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लेबनान में फिलिस्तीनियों की भयावह सामाजिक और आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट पेश कर निंदा की। लगभग 5 लाख शरणार्थी क्रमशः सीरिया और लेबनान में रहते हैं। हालांकि यह बहुत अलग परिस्थितियों में होता है, जबकि सीरिया में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राज्यविहीन या कहे बिना नागरिकता वाले निवासी की स्थिति बनाई रखी गई है। सीरिया सरकार ने तो शरणार्थियों को बिना नागरिकता प्रदान किए उन्हें युद्ध में झोंकने के लिए सेना में भी भर्ती करती रही है। लेबनान जैसे देशों में नागरिकता या कानूनी निवास से इंकार कर दिया गया है। स्वयं शरणार्थियों के लिए इन स्थितियों का मतलब है कि उनके अधिकार कम हो गए, जैसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, सीमित संपत्ति के अधिकार हैं और अन्य चीजों के अलावा सामाजिक सेवाओं तक भी सीमित पहुंच है। 1982 में म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया। ये बात हो रही है म्यांमार की, जहां म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने से इनकार किया, जिसके बाद रोहिंग्या दुनिया की सबसे बड़ी राज्य विहीन आबादी बन गई।
करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सीमा पर स्थित कॉक्स बाजार में बांस और प्लास्टिक के शिविरों में रह रहे हैं। इनमें अधिकांश म्यांमार की 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद वहां से भाग गए। अब और रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को प्रवेश देने से मुस्लिम बहुल बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने कहा कि रोहिंग्याओं के कारण हम बोझ से दब गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि अब हम और रोहिंग्याओं को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। कई पीढ़ियों से म्यांमार में रहने के बावजूद रोहिंग्याओं को आधिकारिक जाति समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुस्लिम बहुल मुल्कों ने भी रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया। इंडोनेशिया में रोहिंग्या मुसलमानों के हालात तो और बिगड़े हुए हैं। उनको लेकर इंडोनेशिया की मुस्लिम आबादी में भारी आक्रोश देखा जा सकता है और उनके ऊपर जब तब हमले होते रहते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर, और करोड़जीत सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, अगर देखा जाए यूएनएचसीआर की वेबसाइट पर तो वह शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या में अंतर नहीं करते हैं। वह मान लेते हैं जो विस्थापित है वही शरणार्थी है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो क्या ये आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं या कोई दुनिया को संदेश देते हैं? हरिमोहन कौशिक जी। सर धन्यवाद। सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो भी आंकड़े आज के दिन हमें यहाँ पर, ये सारे के सारे आंकड़े असलियत में दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स से ज्यादा असलियत में हम जिस डीप स्टेट की बात करते हैं और जिस तरीके से वो डीप स्टेट या वेपन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आग लगाकर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से उसे लोगों को लोग विस्थापित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और वो सिर्फ पैसे कमाने की तरफ ध्यान दे रही है। असलियत में प्रॉब्लम यहीं से आ रही है और इसके ऊपर लगाम लगाने की पूरी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है। यूनाइटेड नेशंस हमारे को फेल नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां अगर अमेरिका का इंटरेस्ट दिखाई देता है तो वो पूरी लड़ता रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे हम रोहिंग्या का मामला ले लें, चाहे और दूसरे मुस्लिम्स का मामला ले लें, भारत उस चीज को अपोज करता है। हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि सर आंकड़े डराने वाले, लेकिन उसके पीछे की जो जियो पॉलिटिक्स है वो और ज्यादा डराने वाली। जी सर। जी हरिमोहन कौशिक जी, अगर बात की जाए अफगानी शरणार्थियों की तो अमेरिका ने काफी भारी संख्या में अपने यहाँ उनको बसाने का न्योता दिया है अफगानी मुस्लिमों को। लेकिन अगर अमेरिका की से ही सीख ले ली जाए तो क्या 20 लाख गाजा के मुस्लिमों को, ये जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 197 देश हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 57 कंट्री जो अपने आप को मुसलमान देश कहती हैं, इनको क्या अगर बांटा जाए तो 20 लाख मुसलमान यानी फिलिस्तीनियों को 35-35 हजार हर देश के हिसाब से आएगा। इनको क्यों नहीं समाहित किया जाता है? क्या इन मुस्लिम देशों की कोशिश उनको जंग में झोंकने की है जैसा सीरिया में हो रहा है? सर एक्चुअली मैं इसे अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखूं तो मुझे एक चीज ये नजर आती है कि असलियत में एक जो गजवाए हिंद की तरह गजवाए विश्व है और पूरी दुनिया को जो ये अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं नॉर्मली मुस्लिम्स, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ असली लड़ाई उस मुस्लिम को पूरी दुनिया में फैलाकर पॉपुलेशन तरीका जिहाद, पॉपुलेशन इंक्रीज करने का जिहाद करने की है। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन, आप यूरोप में देखिए, यूरोप की पॉपुलेशन लगातार घट रही है लेकिन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और अफ्रीका से जाने वाले ज्यादातर लोगों को वहां इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। अगर मुस्लिम कंट्रीज अपने ही देश में दूसरे मुसलमानों को रिफ्यूजी की फॉर्म में रख लेंगे, शरणार्थी की फॉर्म में रख लेंगे, बता देंगे, तो सर इनके खुद के कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा। तो एक, इनको क्यों ना वेपन की तरह यूज करके दुनिया के अलग अलग देशों में बता दिया जाए जहां पर पॉपुलेशन कम हो रही है, गांव के गांव, शहर के शहर, इवन देश के देश, बेल्जियम जैसे देश को इस्लामाइज करते हुए सबसे ज्यादा आसान लगा है। क्यों? कुछ लोग भेज दिए, वहां की पॉपुलेशन कम हो रही थी, यहाँ की बढ़ रही थी।
तो सर असलियत में सऊदी अरब में अगर फिलिस्तीनी जाएंगे तो फिलिस्तीन वाले रिवोल्ट करेंगे सऊदी अरब के अगेंस्ट। लेकिन यही फिलिस्तीनी अगर यूरोप के किसी देश में है तो वहां तो गजवा कर लेंगे। तो फायदा यूरोप के कंट्रीज में भेजने के अंदर है ना, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भेज के थोड़ा ना है। तो सर ये इसे एक वेपन की तरह यूज किया जाए, डेमोग्राफी को या पॉपुलेशन को एक बहुत बढ़िया वेपन की तरह, जहां किसी भी देश की, चाहे जापान हो गया, चाहे साउथ कोरिया हो गया, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इवन अमेरिका हो गया। तो मुझे ये इस फॉर्म में ज्यादा लगता है रिफ्यूजी क्राइसिस। यूरोप ने इसे फायदे की फॉर्म में देखा कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ आ जाओ, हमें इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करने का मौका मिलेगा। इस्लामिक कंट्रीज ने इसे ऐसे देखा कि जितना ज्यादा ये लोग बाहर जाएंगे उतना ज्यादा ये जिहाद करेंगे और बहुत आसानी से एक मस्जिद खोली और मैनिपुलेट हो गए। इस फॉर्म में देखें, मैं इस फॉर्म में देख पा रहा हूं इस चीज को। जी करोड़ी सिंह जी, हरिमोहन कौशिक जी बेहद ही चौंकाने वाली बातें बता रहे हैं कि एक तरीके से जिहाद के रूप में इन शरणार्थियों का प्रयोग अरब देश कर रहे हैं और तमाम वो 57 मुस्लिम मुल्क कर रहे हैं जिनको असल में इनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। तो क्या यह करोड़ों की जनसंख्या जो शरणार्थी बन चुकी है, विस्थापित बन चुके हैं, ये एक मिसाइल का काम कर रहे हैं किसी भी देश को ध्वस्त करने के लिए? देखिए प्रसून जी, मैं उतना एक्सट्रीम में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो विकसित देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी आशंकित हैं इनको बचाने में। जर्मनी ने अभी अपने बॉर्डर सील कर दिए, जबकि सेनेगन कंट्रीज में है, तो एक बार सेनेगन कंट्रीज में जाने के बाद लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो यूरोप के कंट्रीज में भी वहाँ की घरेलू राजनीति में ये शरणार्थियों का इश्यू है। विशेष रूप से जो मुस्लिम शरणार्थी आते हैं उनका इश्यू बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से एक्सप्लोसिव है। तो जो भी वहाँ शरणार्थी जाते हैं मुस्लिम कंट्री से, उनके साथ व्यवहार भी अलग तरीके का होता है। यूक्रेन से जो शरणार्थी जा रहे हैं उनके साथ अलग व्यवहार है, क्योंकि वो उनमें मिक्सअप हो जाते हैं। और ये जो शरणार्थी जाते हैं ये अलग से अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अलग से अपनी आइडेंटिटी रखने के साथ साथ वहाँ क्रिमिनलाइजेशन होता है। ऐसी आशंका विकसित देशों को है, इसलिए विकसित देश अब बहुत नहीं, लेकिन ये मुसलमानों के साथ धोखा कौन कर रहा है? हमारा जो टॉपिक है करोड़ी सिंह जी कि मुसलमानों के साथ क्या मुस्लिम देश ही धोखा कर रहे हैं? चूंकि मिस्र का कहना है कि गाजा में फिलिस्तीनियों को डटे रहना चाहिए ताकि उनकी जमीन पर उनका हक बना रह सके, और मिस्र की हाँ में हाँ मिला रहा है तुर्की भी। अब इन लोगों को आग के गोले पे या कहा जाए बारूद पे बैठा के रखा गया है और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पिछले 50-60 साल में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनकी जिंदगियों का सौदा 60 साल से किया जा रहा है। क्या पूरे दुनिया भर के मुसलमानों को मूर्ख बनाने का और उनकी जान की कीमत पे राजनीति करने का ठेका ये 57 मुस्लिम देश ले चुके हैं? देखिए, एक तो बात जो आप बता रहे हैं वो दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये अगर गाजा को खाली करके चले जाएं, सब छोड़ के चले जाएं, तो ये भी मानते हैं कि गाजा तो हमारा होमलैंड है, हम हमारे घर को कैसे छोड़ के जाएं? तो वो भी तो समस्या है। 1959 के बाद फिलिस्तीनियों की करीब 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। करोड़ी सिंह सर, फिलिस्तीनियों की 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं और अभी भी अरब देश 6 दशक पुराने रिजोल्यूशन पे चिपके हुए हैं। क्या हासिल हो रहा है? क्या मुसलमान ये चीज नहीं समझ पा रहा है कि मुसलमान देश ही उनके साथ धोखा कर रहे हैं, मुस्लिमों के साथ जो विस्थापित हो चुके हैं, शरणार्थी बन चुके हैं? आपकी एक बात तो सही है कि मुस्लिम देश भी धोखा कर रहे हैं, वो अपने यहाँ उनको शरण नहीं दे रहे हैं। तो ये तो करे, अगर इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है, वो रियली उनके साथ सहानुभूति चाहते हैं तो अभी तत्काल तो उनको शरण दें और बाद में रीसेटलमेंट की बात करें कि गाजा में शांति हो जाएगी तो आपको वापस भेजने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की स्थिति नहीं है। मुस्लिम देश भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ भी एक अलग तरीके की डेमोग्राफी हो जाएगी, हमारे समाज में वो अच्छी तरह मिक्सअप नहीं हो पाएंगे और क्राइम बढ़ जाएगा हमारे यहाँ भी। तो वो भी इसको बर्डनसम मान रहे हैं। और यही नहीं, अपना जो आज का इश्यू था रोहिंग्या वाला, वो भी ऐसी ही स्थिति है। रोहिंग्या पे भी बात करेंगे, गाजा पे भी बात करेंगे और दुनिया के उन तमाम मुल्कों के बारे में भी बात करेंगे जहां मुस्लिम विस्थापित हो चुके हैं, शरणार्थी की
जगह ले चुके हैं, लेकिन उनको वो रियायत नहीं मिल रही है जो दुनिया भर के शरणार्थियों को मिलती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? मुस्लिम शरणार्थी क्या मुसलमान देशों के लिए नासूर बन गए हैं? मुस्लिम देश क्यों अपने मुस्लिम भाइयों को शरणार्थी का दर्जा देने से बच रहे हैं? मुस्लिम विस्थापितों को अपनी देश में क्यों नहीं जगह दे रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं करोड़ी सिंह जी और हरिमोहन कौशिक जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है कि जॉर्डन ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण दी, बाद में वह जॉर्डन के शाह के ही खिलाफ हो गए। यह ऐसा उदाहरण था कि जॉर्डन ने भी इनसे हाथ छुड़ा लिया। कहा जाता है कि सड़कों पर नमाज, चोरी, तस्करी, हड़ताल, आगजनी जैसे कार्यों में लिप्त रहने के कारण पोलैंड जैसे देश भी हैं जो असहिष्णु हो गए। उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ शरणार्थियों को जगह दे सकते हैं, बशर्ते उसमें एक भी मुस्लिम ना हो। तो क्या यह वास्तव में मुस्लिम शरणार्थियों की समस्या है या उन्हें उस तरीके से जिन देशों ने तैयार किया है उनकी समस्या है और उनको पनिश करना चाहिए? हरिमोहन कौशिक जी। सर एक्चुअली अगर आप इसे देखेंगे ना तो एक शिक्षा का पार्ट भी है जो कि इस टाइम पर मुस्लिम्स के बीच में चल रहा है। मुस्लिम्स को कहीं पर भी मॉडर्न एजुकेशन लेने ही नहीं दी जा रही। इसीलिए अगर आप देखेंगे, पहली बात तो एजुकेशन ही नहीं लेने दी जा रही है, भी तो बेसिक कुरान और अरबी की लैंग्वेज हल्की फुल्की सिखाकर ये कहा जाता है कि नाउ यू आर एजुकेटेड, अब आप अपने हाथ का काम करो और अल्लाह की इबादत करके जन्नत का रास्ता साफ करो। ये जो एजुकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको कहीं पर भी वो जन्नत के रास्ते के लिए कुछ भी जो भी इनको तरीके बताए जाते हैं कि दूसरे की लड़की का रेप करो, 12 साल की हो, 13 साल की हो, किसी को कन्वर्ट करवा दो, कुछ भी करवा दो, मार डालो या जो भी, तो सर एक अजीब सा माहौल वो जो दिमाग में भर दिया गया है ना, जो मानसिकता प्रिपेयर की जा रही है, असली प्रॉब्लम उस मानसिकता से है जो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के अंदर ब्रिटेन के सांसद तक को खड़ा कर देती है। फ्रांस के अंदर पूरी पूरी मस्जिदों के अंदर ऐसा माहौल दिखाई देता है। जर्मनी के अंदर पूरी एक जो कम्युनिटी है वो अब ये कह रही है कि जर्मनी के अंदर अपना कल्चर खत्म करो और हमारा अपना। जर्मनी और ब्रिटेन अगर विरोध करता है वो तो समझ में आता है, लेकिन मुस्लिम मुल्क किस बिना पे कर सकते हैं? जबकि हमेशा यूनाइटेड नेशन में यह इस्लामिक मुल्कों की एकता के लिए परचम लहराते रहते हैं। करोड़ी सिंह जी, क्या इनको शर्म नहीं आती है? देखिए प्रसून जी, इस पूरी समस्या की जो मुस्लिम शरणार्थी हैं, इनको हम 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें उमाटिक्स के नाम से एक बौद्धिक आधार दिया जा रहा है। दूसरा है कि जिस कंट्री में इनको सेटल किया जाता है उस कंट्री में जो रिसिपिएंट कंट्री है उसमें क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है, व्यवस्था बढ़ जाती है, उसमें असिमिलेट नहीं हो पाते हैं वहाँ की कल्चर में। तीसरा मानवीय दृष्टिकोण है, और मेरे को लगता है कि ये तीनों ही दृष्टिकोण अपने आप में एक्सट्रीम में ले जाते हैं, क्योंकि तीनों दृष्टिकोण में कुछ न कुछ सत्यांश है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए कि कुछ जगह ये समस्या मानवीय समस्या है, कुछ जगह इस्लामीकरण की और उसको बौद्धिक आधार देने की है, और कुछ जगह ऐसे भी केस हैं जहां जिस समाज में इनको शरण दी जाती है वहां का क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है, वहां के समाज में दूसरों का जो पहले से रह रहे हैं उनका रहना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए बांग्लादेश में अब तक 1 मिलियन के करीब रोहिंग्या हैं, लेकिन विकसित देशों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने केवल 2000 को ही शरण दी है। तो जो दूसरे देश हैं, विकसित देश हैं, वो इनके बारे में आशंकित हैं। तो अब इन तीनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कौन सी सिचुएशन में कौन सी प्रवृत्ति हावी होती है ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो किसी एक ही दृष्टिकोण से हम नहीं, मैं मुस्लिम मुल्कों की बात करूं तो सीरिया जैसे मुल्क ने जिन्होंने शरण भी दी मुस्लिम शरणार्थियों को, उनको नागरिकता नहीं दे रहा है, लेकिन आप सोचिए कि अपनी देश की सेना में भर्ती कर ले रहा है। ये तो मुस्लिमों को यूज एंड थ्रो करने वाली बात हो गई कि आपने जब उनका सदुपयोग कर लिया और अपना काम खत्म हुआ तो फेंक दिया। मतलब नागरिकता भी नहीं मिली, सेना में शामिल कर दिया, युद्ध के पहले लाइन पे आपने ले जाके पोस्ट कर दिया उनको और वो मारे गए।
ये तो सभी केस में हो रहा है। रोहिंग्या के केस में भी बर्मा ने 1982 में सिटीजनशिप खत्म कर दी थी रोहिंग्या की, कि ये तो हमारे यहाँ के बर्मीज नहीं है, ये तो बंगाली है, बंगाली मुस्लिम है, यहाँ आए हुए हैं। तो ये समस्या तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है। मैं केवल ये समझना चाह रहा हूं कि मुस्लिम मुल्कों की मानसिकता क्या है। क्या वो वास्तव में एक रणनीति के तहत दूसरे देशों में मुस्लिमों को भेज रहे हैं, या अपना केवल अपने देश को बचाना चाहते हैं? बस यही समस्या है। देखिए प्रसून जी, इसके लिए कोई डिक्लेयर रणनीति तो होती नहीं है कि औपचारिक रूप से ये ऑफिशियल पॉलिसी है, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जब इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो निश्चित रूप से जो इस्लामिक देश हैं ये सोचते होंगे कि जहाँ जहाँ मुस्लिम जाएंगे वहाँ मुस्लिम इस्लाम का प्रसार होगा, वहाँ पे हमारा प्रभाव बढ़ेगा। तो वो तो निश्चित रूप से नहीं, ये तो कुएं में ढकेलने जैसी बात हो गई। हरिमोहन कौशिक जी, समय की कमी है, 1 मिनट के अंदर आपका जवाब चाहूंगा जी। सर एक्चुअली इसे आप ऐसे देखिए, एक पंथ दो काज हो रहे हैं। एक, हमें यह समझना पड़ेगा कि इस्लाम के अंदर ही बहुत सारी डिवीजन्स हैं जो कि कल्चर के बेस पर हैं, और उस कल्चरल डिवीजन को ही ये लोग आपस में नहीं झेल पाते। इसीलिए क्या करते हैं, जितना भी बाहर का जो दूसरे कल्चर का मुस्लिम होगा उसे अपने यहाँ आने ही नहीं देंगे। असिमिलेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनटॉलरेंस भरी पड़ी है, दूसरे को तो आउटवर्डली रिजेक्ट करने की एक आदत है। इसका दूसरा तक इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? इसका सॉल्यूशन निकाला कि जो भी मुस्लिम रिफ्यूजी है उसे अपनी कंट्री में तो गेट बंद कर दो और इन्हें यूरोपियन कंट्रीज में भेजो, जहां पर ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, इस्लाम का प्रचार करेंगे, मुसलमान बढ़ाएंगे, सब चीजें। तो सर असलियत में एक पंथ दो काज की फॉर्म में अगर इस पूरे पार्ट एक पंथ दो काज की काम में कर रहे हैं, लेकिन इस विश्लेषण से एक चीज तो साफ है कि मुस्लिम देश ही मुसलमानों के दुश्मन बन गए हैं और उनका भरपूर शोषण कर रहे हैं। इस चर्चा में आप दोनों मेहमान साथ आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।